राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज जन्मदिन है और उनके कार्यकाल के भी 2 साल पूरे हुए हैं और ये 2 साल मील का पत्थर था। एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन और दूसरी तरफ सत्ता में उनके 2 साल का पड़ाव। और इन 2 सालों में सरकार ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले जनता के लिए किए, जिसमें पेपर लीक पर जीरो टॉलरेंस की बात हो, इलाज में गरीबों को जेब को राहत देने की बात हो, निवेश के लिए राज्य के दरवाजे खोले हों या फिर बिजली पानी पर पुराने संकटों पर नई रणनीति बनाई हो। आज दिखाते हैं आपको उनके जन्मदिन पर स्पेशल स्टोरी। पंद्रह दिसंबर, एक तारीख, दो पहचान। आज राजस्थान की सियासत में एक खास दिन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज जन्मदिन है और यही वो तारीख है जब ठीक 2 साल पहले उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। संगठन के सिपाही से सत्ता के शीर्ष तक का सफर, पहली बार विधायक और सीधे मुख्यमंत्री। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। शपथ के बाद यहीं से शुरुआत हुई प्रदेश को एक नई दिशा देने की। संगठन के लंबे अनुभव को अपने साथ लिए आखिरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प के साथ एक के बाद एक ऐसे निर्णय लेने शुरू किए जो आम जनता से जुड़े थे, उनकी भावना से जुड़े थे। मुख्यमंत्री पद संभालते ही भजनलाल शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी के विजन के तहत युवा, किसान, महिला और गरीबों के लिए काम करना शुरू किया। राजनीति और शासन में डबल इंजन की सरकार की थ्योरी तो खूब सुनाई देती है, लेकिन इस थ्योरी को प्रैक्टिकल तौर पर देखना है तो ये राजस्थान के शासन में दिखाई देगी। सत्ता में आते ही भजनलाल सरकार ने कई ऐसे बड़े फैसले कर डाले जिसने राजनेताओं को ही नहीं, अफसरों को भी हैरान कर दिया। सरकार बनने के बाद भजनलाल शर्मा ने सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था की फाइलें खोली। पेपर लीक, भर्तियों में देरी और विवाद के बीच सरकार ने शिक्षा प्रक्रिया दोबारा पटरी पर लाने का फैसला किया। पेपर लीक मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। कई बड़े पेपर माफियाओं को शिकंजे में लिया और जेल में डाला। शिक्षा में किए गए कामों की बात करें तो 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण, लंबित शिक्षक भर्तियों की प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया। सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के निर्देश, डिजिटल क्लास और स्मार्ट बोर्ड को बढ़ावा, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता के लिए प्रशासनिक बदलाव, उच्च शिक्षा संस्थानों की समीक्षा और सुधार प्रक्रिया। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सिर्फ सुविधाएं बढ़ाने की बात नहीं की, बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में इलाज की पहुंच बढ़ाने का काम किया। सरकार चिकित्सा क्षेत्र में भर्तियां, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसका विस्तार, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर काम कर रही है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। मेडिकल और हेल्थ क्षेत्र में कई काम किए गए।
चिकित्सा क्षेत्र में 35,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करते हुए 7 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए और 15 और स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है, जिससे एमबीबीएस और पीजी सीटें बढ़ाई गई। हील इन राजस्थान नीति मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी को मंजूरी दी गई। आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 1,34,00,000 परिवारों को मुफ्त इलाज समेत हर व्यक्ति को 25 लाख रुपया तक कैशलेस उपचार मिल रहा है। एआई आधारित निगरानी प्रणाली डायलिसिस वार्ड और निरामय राजस्थान अभियान जारी है। ग्रामीण इलाकों में पीएचसी और सीएचसी की मॉनिटरिंग बढ़ाई गई। दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य को लेकर सरकार ने साफ कहा, इलाज गरीब के लिए बोझ नहीं होना चाहिए। वहीं प्रदेश में व्यापार को बढ़ाने को लेकर, रोजगार को लेकर भजनलाल शर्मा सरकार ने सीधे निवेश पर दाव लगाया। राइजिंग राजस्थान के जरिए राज्य को निवेश के लिए दोबारा तैयार किया गया। नई औद्योगिक नीति, सिंगल विंडो सिस्टम और मंजूरियों की प्रक्रिया को सरल किया गया। प्रवासी राजस्थानियों को राज्य के विकास से जोड़ने के लिए प्रवासी सम्मेलन आयोजित किए गए। अगर मैं मिनरल की बात करूं तो 85 प्रकार के मिनरल राजस्थान के अंदर निकलते हैं। 85 प्रकार के मिनरल राजस्थान के अंदर हैं। कोई मिनरल के क्षेत्र में काम करना चाहे तो उनसे भी आह्वान करना चाहता हूं। आज हमारा रिफाइनरी हमारी तैयार है। पेट्रोकेमिकल में अगर कोई आना चाहते हैं तो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया तैयार हो गए। लगातार हम इंडस्ट्रियल एरिया तैयार कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में आप चाहते हैं मां आपको उसमें जगह मिलेगी। इंडस्ट्रियल एरिया जहां जैसा चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, राजस्थान खुले दिल से आप सभी का स्वागत करता है, क्योंकि राजस्थान में अभी बहुत आवश्यकता है। आप अपना उद्योग लगाइए, राजस्थान के विकास में अपनी भूमिका निभाइए और अपना भी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे, ऐसा मुझे कहना है। व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान इनिशिएटिव की शुरुआत, नई औद्योगिक नीति लागू की, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत किया, निवेश प्रस्तावों पर फास्ट ट्रैक निर्णय, प्रवासी राजस्थानियों के लिए विशेष सम्मेलन, रोजगार सृजन को उद्योग नीति का केंद्र बनाया। यही नहीं, एमएसएमई और स्टार्टअप्स जैसे क्षेत्रों में निवेश आकर्षित कर रहे हैं। 35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू धरातल पर उतर रहे हैं। पानी और बिजली राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा थी, लेकिन सरकार ने ईआरसीपी को प्राथमिक परियोजना घोषित किया और केंद्र के साथ समन्वय बढ़ाया, उसे धरातल पर उतारा। मुख्यमंत्री का कहना है कि आज हमारी सरकार ने पिछले 2 साल में पानी को लेकर जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम किया है। आने वाले समय में राजस्थान में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। इसी तरह से हम बिजली पर भी काम कर रहे हैं। हमने किसानों को 2026 में दिन में बिजली देने का वादा किया है। आज हमने कहा था संकल्प पत्र के अंदर कि राजस्थान के अंदर पानी की व्यवस्था करेंगे, कि हमारी ईआरसीपी योजना हो, यमुना समझौता हो, हमारी इंदिरा गांधी गंग नहर हो, चाहे हमारी देवास स्कीम हो, सोम कमलाम हो, सारी स्कीम पे हमारा काम चल रहा है। बिजली के लिए हमने कहा है कि किसानों को दिन में बिजली देंगे। लगातार हम बिजली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 22 जिलों में हम बिजली दिन में देने का काम कर दिया। आगे लगातार हमारा चल रहा है। हमने कहा है 2027 में किसान को पूरी बिजली देंगे, उपभोक्ता को देंगे, उद्योगपति को देंगे, उद्योगों के लिए पूरी बिजली मिलेगी। किसानों को लेकर सरकार ने सीधी बात की, खेती घाटे का सौदा नहीं होनी चाहिए। फसल खरीद व्यवस्था को जारी रखा गया। नहरों के सुधार, सिंचाई परियोजनाओं और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम तेज किया गया। किसानों के लिए फैसलों पर नजर डालें तो किसानों को कुल 9,000 प्रति वर्ष देने का निर्णय लिया। राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। आपदा से प्रभावित करीब 7,63,000 किसानों को इनपुट सब्सिडी, सिंचाई संबंधी सुधार और टांके पानी संरचनाओं पर काम, खाद फर्टिलाइजर उपलब्धता सुनिश्चित करना। यही नहीं,
सरकार ने किसानों के लिए नकद सहायता, आय बढ़ाने की नीति, सिंचाई, बिजली कनेक्शन, सस्ती बिजली, प्राकृतिक आपदा राहत, डेयरी और तकनीक प्रशिक्षण जैसे कई ठोस कदम उठाए हैं। इसके साथ ही गांव और शहर दोनों में विकास की बयार देखने को मिल रही है। ग्रामीण और शहरी विकास की बात करें तो ग्रामीण विकास, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, पंचायत सशक्तिकरण, ग्रामीण सेवा शिविर, रोजगार योजनाएं चल रही हैं। वहीं शहरी विकास, नगरीय बुनियादी सुविधाएं, जल, सीवरेज, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जयपुर मेट्रो, शहरी नीति सुधार, स्टार्टअप समर्थन पर काम। इसी तरह पुलिस, एसीबी की भी न सिर्फ कार्यशैली और बेहतरीन हुई है, अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास की भावना असल मायनों में नजर आ रही है। चाहे बात तकनीकी समाधान और नवाचार को बढ़ावा देने की हो, साइबर क्राइम हेल्प डेस्क और व्हाट्सएप हेल्पलाइन की हो, वहीं नए प्रशिक्षण सुविधाएं, साइबर और आर्थिक अपराध, एआई आधारित पहचान और मोबाइल ऐप का उपयोग, नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु तकनीकी तैयारियों के जरिए कई नवाचारों को पंख लग रहे हैं। वहीं भ्रष्टाचार पर भी सरकार ने कोई नरमी नहीं दिखाई। एसीबी को खुली छूट दी गई। भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई के जरिए सख्त संदेश दिया गया। हम राजस्थान में जिस रोड मैप को लेकर के चले थे, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने युवाओं को कितना दर्द दिया था, याद नहीं है? आप ये कह रहे हैं हमको तो अंतर ही नहीं दिख रहा है। आपको अंतर नहीं दिख रहा है? कितने पेपर लीक हुए थे आपके समय में? एक भी पेपर लीक हुआ क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, हमारे युवाओं का एक भी पेपर लीक हुआ क्या? यही है, अंतर नहीं दिख रहा। लेकिन अरे भ्रष्टाचारी कितने जेल में जा रहे हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो भी नहीं दिख रहा। अभी कह रहे हैं अभी, अरे तो क्यों चिंता कर रहे हो? जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। ये जनता का पैसा है। ये जनता के पैसे को लूटने के लिए थोड़ी होता है। जनता का पैसा जनता के हित में लगे, आम व्यक्ति के हित में लगे, हमारे उन गरीब के हित में लगे, हमारे मजदूर के हित में लगे, हमारे किसान के हित में लगे, हमारी योजनाओं को लगे, जिसका लाभ हमारी जनता को मिले। लेकिन तुम तो उस पैसे को कहां ले जाते हो? भुगत रहे हैं, आगे भी भुगतेंगे। और ये मोदी हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं। ये पहले ही कहा दिया उन्होंने, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खा लिया तो वापस निकाल लूंगा। कहीं भी चिंता मत करिए। आपको हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, आपको स्पष्ट कहना चाहते हैं। और आपने देखिए 2 साल के अंदर कोई भ्रष्टाचार हुआ? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 11 साल हो गए, कोई भ्रष्टाचार हुआ क्या? क्योंकि हम जनता के बीच में रह करके काम करते हैं। पूर्व जयपुर नगर निगम महापौर मुनेश गुर्जर आय से ज्यादा संपत्ति बढ़ाने का मामला दर्ज किया। एक एमएलए को 20 लाख रिश्वत लेते पकड़ने जैसे बड़े बड़े रिश्वत लेने वालों को पकड़ा। वहीं जल जीवन मिशन में एसीबी ने कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत 23 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025, इसे लेकर राजस्थान की कैबिनेट ने मंजूरी दी। राज्यपाल द्वारा अधिसूचित भी कर दिया गया है। यह अध्यादेश केंद्र सरकार के जन विश्वास अधिनियम 2023 के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसमें आम नागरिक को कानूनी राहत देते हुए छोटे अपराधों में अनावश्यक सजा की जगह जुर्माने की व्यवस्था की गई है और न्याय प्रणाली पर बोझ कम करने की कोशिश है। सरकार ने अफसरशाही में जवाबदेही तय की। फाइलों की गति, निर्णय की समय सीमा और परफॉर्मेंस की समीक्षा प्रशासनिक एजेंडे में रही। मेडिकल कॉलेजों में प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्य का पृथक्करण, ट्रांसफर, पदस्थापन में नियम और रोक, कई बार आईएएस अधिकारियों के बड़े स्तर पर स्थानांतरण व फेरबदल, सरकारी कर्मियों की हाजिरी प्रणाली में तकनीकी सुधार, विधायकों को समूहों में बांटकर उनके साथ मंत्रियों को जिम्मेदारी देना, इस तरह नए प्रशासनिक मॉडल्स अपनाए गए। वहीं भ्रष्टाचार से जुड़े प्रशासनिक फैसले और कर्मचारियों का भत्ता सुधार करते हुए डीए 2% बढ़ाया। सरकार ने हेरिटेज,
धार्मिक और इको टूरिज्म पर खास ध्यान दिया। पर्यटन को रोजगार से जोड़ने की नीति पर काम शुरू किया गया। नई राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2025 लागू की गई। इसका लक्ष्य है राजस्थान को वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाना है। सरकार ने अडॉप्ट अ टूरिज्म साइट योजना शुरू की। निजी पार्टनरशिप से पर्यटन स्थलों का रखरखाव और व्यवसाय शुरू किया जाएगा। सरकार धार्मिक पर्यटन सर्किट को विकसित कर रही है, जिसमें खाटू श्याम जी, नाथ द्वारा, पुष्कर, सालासर बालाजी, रणकपुर, माउंट आबू जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने राजस्थान में हवाई सेवा विस्तार पर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिससे पर्यटन केंद्रों की पहुंच और क्षमता बढ़े। भजनलाल शर्मा ने खुद कहा है कि पर्यटन राजस्थान की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख खंबा है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भगवान के प्रति श्रद्धा और अटूट विश्वास किसी से छिपा नहीं है। गिरिराज जी के परम भक्त भजनलाल शर्मा अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकालकर कई बार गिरिराज जी की परिक्रमा और उनके दर्शन कर चुके हैं। धार्मिक आस्था को पर्यटन से जोड़ने की दिशा में कृष्ण गमन पथ को आगे बढ़ाया गया। सरकार का दावा है कि इससे धार्मिक पर्यटन, स्थानीय रोजगार और सांस्कृतिक पहचान तीनों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जन्माष्टमी के अवसर पर इसकी घोषणा की थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश मिलकर श्री कृष्ण गमन पथ को विकसित करेंगे। यह धार्मिक मार्ग मथुरा से उज्जैन तक भगवान श्री कृष्ण से जुड़े पवित्र स्थलों को जोड़ेगा। और इन सब के अलावा जो चर्चा में रहता है, उनका अलहदा अंदाज, कभी चाय पर चर्चा, रेहड़ी पर गन्ने का जूस, कभी बिना प्रोटोकॉल जनता से मुलाकात, उन्हें चर्चा का विषय बनाता है। सरकार ने यह संदेश दिया कि मुख्यमंत्री सचिवालय तक सीमित नहीं है। जन समस्याओं की मौके पर सुनवाई, फीडबैक के आधार पर फैसले, सादा और सुलभ नेतृत्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। बहरहाल, जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने कार्यकाल के अगले साल में कदम रख रहे हैं। सरकार कहती है काम हुआ है, फैसले लिए गए हैं, जो दिख रहे हैं।